आगे एमयू का 21-22 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन, हम करके दिखाते हैं, रीड करते हैं। वाटर फ्लोज इन अ टैंक of dimension 150 meter into 100 meter at the base through a rectangular pipe whose cross section is 2 decimeter into 1.5 decimeter at the speed of 15 kilometer per hour. In what time will the water be 3 meter deep? 3 meter deep. ठीक है। ऑन चॉइस रखा 1 आवर, 2 आवर्स, 60 आवर्स एंड 100 आवर्स। क्या क्वेश्चन दे रखा, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ और क्वेश्चन को समझा के करके दिखाता हूँ। और एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बताया कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें पानी आके स्टोर करना है, और उस रेक्टेंगुलर टैंक का जो बेस है उसका जो डायमेंशन है 150 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी कि लेंथ 100 मीटर, 150 मीटर, ब्रेथ 100 मीटर है। उसमें एक रेक्टेंगुलर पाइप के थ्रू पानी जाके गिरेगा। उस रेक्टेंगुलर पाइप का जो लेंथ ब्रेथ है वो 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर है, ये तो लेंथ है। और उसमें जो पानी का स्पीड है, स्पीड ऑफ द वाटर 15 किलोमीटर पर आवर है, पानी का वाटर का स्पीड। अब बताना है कि अगर उस टैंक में जिसका डायमेंशन 150 मीटर है, उसमें अगर 3 मीटर डीप वाटर का लेवल बनाना है, इन व्हाट टाइम विल द वाटर बी 3 मीटर डीप, यानी 3 मीटर वाटर को स्टोर कराना है तो कितना टाइम लगेगा इसको 3 मीटर वाटर का स्टोर करने के लिए। ये मेजरमेंट भी बड़ा है, 150 मीटर टू 100 मीटर। ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक स्पेस तो कम है तो यहाँ पे फिगर एक बना रहा हूँ मैं। ये देखिए एक टैंक है, ये एक हम टैंक बनाते हैं इस तरह से। ये टैंक है, इसमें जो है पानी हम लोग लेते हैं। ये थोड़ा सा फिगर तो ऐसे बन गया, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, बल्कि क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ मैं, डायमेंशन लिख दूंगा सबको। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया। ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक है। इसका लेंथ 150 मीटर है, 150 मीटर, और ये 100 मीटर। ठीक है। इसमें 3 मीटर डीप वाटर चाहिए, ठीक है ना, 3 मीटर डीप वाटर चाहिए। तो ये सब पानी से भरा हुआ है यहाँ 3 मीटर डीप। 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक हाइट है, इतना पानी का हाइट है। ये कितनी बात सुनिए, ये यहाँ से पानी से भरा हुआ। ये कितना टाइम लगेगा अगर एक रेक्टेंगुलर पाइप ऐसे आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर पाइप है और यहाँ से ये पानी जो है ना इसे गिर रहा है, इसमें ये पानी जो है पानी इससे गिर रहा है इसमें। तो ठीक है, इस रेक्टेंगुलर जो वो है इसका जो डायमेंशन है ये दे रखा 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर ये है, और ये तो डायमेंशन मैंने लिख ही दिया। इसके वाटर के जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर जो दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। जो पानी ऐसे चल रहा है, इसमें पानी चल रहा है ऐसे, इसमें पानी जा रहा, ठीक है ना, पानी आ रहा है इसमें। ठीक है, फिगर कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे पानी चल रहा है, ऐसे आके गिरेगा। कितनी देर के बाद ये 3 मीटर का डिप पानी का हो जाएगा। तो इसका हम लोग वॉल्यूम लेंगे, क्यूबाइड, अगर ये बन जाएगा क्यूबाइड, इसका वॉल्यूम लेंगे। और ये जो पाइप में पानी चल रहा है इसका वॉल्यूम लेंगे। 1 सेकेंड में कितना पाइप यहाँ पे, 1 सेकेंड में कितना वाटर इसमें फॉल कर रहा है,
1 सेकेंड में। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका स्पीड जो दे रखा है उसको लिखते हैं। स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर जो है ना 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 15 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये, ठीक है। 3 6 18 3 5 15, 25/6 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर जो पानी का स्पीड है, ये जो बनेगा एक, ये भी क्यूबाइड ही है। जैसे ये इस तरह का एक क्यूबाइड दिखाएंगे हम लोग, पतला पाइप की तरह क्यूबाइड है ये पाइप जो है ना, इस तरह का क्यूबाइड बनेगा इसमें, मगर इसमें पानी की स्पीड दे रखा, पानी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में हमारा पानी का जो स्पीड है इतना है। अब पानी जो आके इसमें गिरेगा, हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद ये पूरा जो है ना, और 3 मीटर का पानी इसमें आ जाएगा टी टाइम के बाद, ठीक है ना। लेट आफ्टर टाइम टी द लेवल ऑफ वाटर, द वाटर लेवल in a rectangular tank will be of 3 meter deep, 3 meter deep, ठीक है। तो टी टाइम के बाद इसमें इतना पानी हो जाएगा, तो टी टाइम तक ये चलता रहेगा, लगातार पानी से आता रहेगा टी टाइम, चाहे वो 1 घंटे हो 2 घंटे हो, ये चलता रहेगा, पानी गिरते 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 वो हटेगा इसमें। यानी कि जितनी देर तक इसका पानी आएगा टी टाइम तक, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा स्टोर होगा टैंकर में, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आ रही है, सब पीछे वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका रिलेशन लिखते हैं इसमें, तो ये जो पाइप में चलने वाला पानी, वाटर फ्लोइंग इन पाइप फॉर टाइम t is equal to volume of liquid water in water tank, ठीक है। ये हम लोग ले लिया। यहाँ पे वॉल्यूम, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर पाइप है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, H होता है ना, तो ये H है हमारा, ये इसका पाइप का है, ठीक है। हम लोग T से यहाँ डिवाइड कर देते हैं और T से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। कितनी बात सुन में, T से डिवाइड, T से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो है ना टैंक का, ये कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H ले लेते हैं। इसमें स्मॉल लिया क्योंकि पाइप था, पतला था, और ये टैंक के लिए कैपिटल ले लिया। कितनी बात सुन में आ रही है, ठीक है। आगे दे रखा है ये L B तो ऐसे ही रहेगा, H जो है ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाता है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू LBH। कितनी बात सुन रही, इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इस पाइप का, वो 2 डेसीमीटर है। डेसीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/10 कर लेते हैं 2 डेसीमीटर को। और ये ब्रेथ जो है उसका 1.5 डेसीमीटर ये भी है, इसे भी मीटर में कर लेते हैं। और स्पीड दे रखा 25/6 मीटर, और ये टाइम ले लेते हैं T इज इक्वल टू इसका 150, लेंथ है इस टैंक का 150 इंटू 100 इंटू 3, ये ले लिया। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रही है। ये हमारा आ गया, T निकालते हैं, यहाँ से T रख लेते हैं, तो क्या होगा 150 इंटू 100 इंटू T, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे जो नीचे का वैल्यू है 10 100 6, तो ये 100 इधर और ये 6 जो है इधर नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो था 2 इसके नीचे ले लेते हैं, 2 इंटू 1.5 इंटू 25, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा टाइम। ये जो आएगा ये सेकेंड्स में आ जाएंगे। इधर का मैं मिटा दूँ, ये समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए आप लोग।
कर लिए? ओके, नोट कर लिए तो मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहले जो का कैंसिल हो जाएगा काट लेते हैं। देखो हम लोग एक डेसिमल को यहाँ से हटा के एक ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं, या एक 10 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक 10 बढ़ा दिया, ये 15 हो गया। 15 से जो है ना ये एक 150 यानी 10 यहाँ आ जाएगा, ये 15 से कट गया। ये 25 से हम लोग ये एक काट देते हैं 100 को, ये 4 आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम लोग चाहें तो ये 2 से इस 6 को काट लेते हैं, या इस 2 को भी काट कर, किसी को भी काट कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो नीचे के सभी कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा? 4 3 3 और 0 कितने? 1 2 3 4 zeros, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 zeros। तो ये टाइम आ रहा है 36 इंटू 4 zeros आ गए, इतना सेकेंड्स आ गए। ठीक है ना। अगर सेकेंड्स को मिनट, मिनट को आवर बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे? 36 10 टू द पावर ऐसे लिख दिया, ये 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड्स मिनट में चला जाएगा, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में चला जाएगा। ठीक है ना, कितनी बात समझ में? तो 2 0 तो इससे कट कर दिया हम लोगों ने, और 6 6 जा 36, तो क्या बचा? t इज इक्वल टू 100 आवर्स, यानी इसको फिल करने में 100 आवर्स लगेंगे। कितनी बात समझ में आई? ये भी एक सवाल ऐसा है अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है, पानी पाइप कैलकुलेशन। तो इसमें दो ही तरह का, एक रेक्टेंगुलर पाइप है और एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिससे पानी गिरता है। ठीक है, नीचे भी स्टोर जो कंटेनर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है या सिलेंड्रिकल होता है, दो ही तरह के होते हैं। तो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल ही नहीं, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखो जैसे हम इसको करके दिखा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कुछ पूछना तो नहीं, नोट कर ले, इसे समझ ले, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। ठीक है ना, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ बता देता हूँ जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और उसे कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जब भी कभी यहाँ पे हम लोग, जब भी कभी एक पाइप से इसमें पानी गिरेगा तो वॉल्यूम का ही रिलेशन होता है। क्या? वॉल्यूम का ही रिलेशन होगा, और कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और टाइम। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही रेक्टेंगुलर था, ये दोनों ही रेक्टेंगुलर है, जिससे आ रहा है वो भी रेक्टेंगल, जिसमें कंटेनर में जमा हो रहा पानी वो भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का वॉल्यूम का जो क्यूबाइडल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH होता है। तो देखो कंटेनर का LBH कर दिया, इधर भी हम लोग LBH किया था, लेकिन हमने टाइम से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये स्पीड हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? L इंटू बी इंटू स्पीड इंटू टाइम। एक तरफ आएगा जिधर से पानी आ रहा होगा, जिस पाइप से पानी आ रहा है उसका LB स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला याद रखा। और जिसमें डालेंगे अगर वो भी रेक्टेंगुलर है, क्यूबिकल है, क्यूबाइडल है, तो LBH के बराबर हो जाएगा। इसको बस यूज़ करना है, बाकी सब कहानी को छोड़ देना है, और सबको एक यूनिट में चेंज करना है। कोई सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर जो भी दे रखा सबको एक यूनिट में चेंज कर देना है। ठीक है ना, और स्पीड को जिसमें चेंज करेंगे, जैसे स्पीड मीटर पर सेकंड में कर लिया था तो मीटर में सबको चेंज करना है, और जो टाइम कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा, उसको फिर मिनट में, फिर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा, इसको अगर टाइम निकालना चाहते हैं हम लोग तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम ये जो है ना, ये LBH अपॉन यहाँ है LB इंटू स्पीड। ठीक है ना, स्पीड, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, स्टोरिंग कंटेनर। तो टाइम का जो फॉर्मूला है ये वॉल्यूम ऑफ स्टोरिंग कंटेनर, ठीक है ना, अपॉन एरिया इंटू स्पीड। ये L इंटू बी एरिया होता है, एरिया इंटू स्पीड। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कितनी बात सुन में? अब जैसे क्या बताया कि यहाँ पे तो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर पाइप है, तो उसका एरिया लेंथ उनते ब्रेथ ले लिया, स्पीड से, तो स्पीड भी था, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। कंटेनर जो था यहाँ पे इस तरह से, अगर मान लो एक कंटेनर ये सिलेंड्रिकल होता, ऐसे सिलेंड्रिकल होता, तो इसका वॉल्यूम भी लेते यहाँ पे,
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमें वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो पाइप आ रहा है रेक्टेंगुलर पाइप है, तो रेक्टेंगुलर पाइप का ये एरिया कितना है, उसका स्पीड कितना है, टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा इसका कितनी बार में। अगर मान लो ये जो पानी आ रहा है वो पाइप सिलेंड्रिकल पाइप है, किस तरह का पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप है, तो ये भी एक सिलेंडर हो गया, इसमें जो पानी चल रहा है ये सिलेंडर हो गया। तो यहाँ का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस हो जाएगा, इनटू स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और ये स्पीड आ जाएगा, जिसमें कंटेनर में जा रहा है उसका वॉल्यूम ऊपर डाल देंगे, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे क्यूबाइडल हो, इस तरह से। तो ये जो फॉर्मूला है वेरी शॉर्ट फॉर्मूला, आप इसको यूज़ करें, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्टोरिंग कंटेनर, जिसमें पानी को स्टोर करना है उसका वॉल्यूम लेना, चाहे वो क्यूबाइडल हो या सिलेंडर को हो। आमतौर पे यही दो फिगर होते हैं, या तो क्यूबाइडल टाइप की होते हैं तो एलबीएस से निकाल लेंगे, सिलेंड्रिकल होगा तो पाई आर स्क्वायर एच से निकाल दो। पाई आर स्क्वायर ये एरिया खाली लेना है, फिर स्पीड आएगा पानी का, उससे डाल देंगे, ये टाइम निकल के आ जाएगा। अगर मान लो ये वाला रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर वाला तो हम करके दिखाई रहे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितनी बार उसमें, ये फॉर्मूला है। ये तो सिर्फ हम लोगों ने टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन को कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम दिया हो, इतनी देर तक ये पाइप से पानी आ रहा है, तो इसमें वाटर का लेवल कितना होगा, कितना पानी का लेवल बढ़ जाएगा इस कंटेनर के अंदर, तो एच भी पूछ सकता है। यानी एच का मतलब अगर मान लो क्यूबाइडल है तो ये वाला एच वैल्यू पूछेगा, लेकिन यहाँ स्पीड भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा होगा, टाइम भी दे रखा होगा, सब दे रखा होगा, सिर्फ ये वाला एच निकालना है आपको, ये भी पूछ सकता है। या फिर ये दे रखा हो कि भाई इस पाइप से पानी आ रहा है, इसमें एक क्यूबिकल सेक्शन है, क्यूबाइडल है, इतना पानी हो जाता है, ये जो पाइप है या फिर जो भी है इसका जो मेजरमेंट है वो दे रखा। जैसे यहाँ पे अगर सिलेंड्रिकल होता तो इसका रेडियस देगा, रिंग का रेडियस देगा, तभी पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। और ऐसे रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बीच दे रखा है। तो स्पीड ऑफ वाटर भी पूछ सकता है कि पानी की कितनी स्पीड हो कि अगर इतनी देर तक चलाया जाए तो इस कंटेनर में इतना पानी आ जाए या पानी का लेवल इतना बढ़ जाए, जबकि उसका लेंथ ब्रेथ बेस दिया रहेगा, तो स्पीड भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है ये तो टाइम से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा, एज पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए है, तो ये कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो है आप एक रिलेशन याद रखें इस तरह का क्वेश्चन के लिए। साथ ही ये दो वेरिएशन है, क्यूबाइडल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब वैसे ये जो पाइप जो जिस पाइप के थ्रू पानी आता है सिलेंड्रिकल पाइप है या रेक्टेंगुलर पाइप है, वो दो का होता है। सेम फॉर्मूला, एरिया निकालना, रेक्टेंगल अगर होगा रेक्टेंगल होगा तो एरिया इंटू स्पीड ऑफ वाटर ले लेंगे, और अगर सिलेंड्रिकल होगा तो इसका पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, कितना पानी गिर रहा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू स्पीड, ये लिखा हमने यहाँ पे, ये होगा। तो ये एक फार्मूला हमने शॉर्ट फार्मूला भी बना दिया, शॉर्ट का एक रिलेशन बताया इस फार्मूले से, और इसका वेरिएशन बहुत है, अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों को मैथ ही पसंद नहीं होता, मैथ मुश्किल लगता तो मैथ कम पढ़ते हैं, फिर वो एक लेके चलते रहे, तुक्का मार लूँगा तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि भाई तुक्का मारने के तो मार सकते हैं, लेकिन सही तो नहीं होता, बहुत कम सही होते हैं। तो तुक्के की सारी ज़िंदगी तो मतलब सिलेक्शन तो नहीं हो सकता कि किसी टेस्ट में। हाँ, मे भी ऐसा गुड लक होगा तो वो आंसर सही आ सकता है, आंसर सही आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप करके अगर जानते रहेंगे करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसको समझें और इस फॉर्मूले को याद रखें, इस फॉर्मूले को नोट कर लें ताकि इसको आप यूज़ करें। अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, इसे नोट कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 22 में, ये देखते हैं। 22 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ राइट कोन आर ऑलवेज रेस्पेक्टिवली। एक राइट कोन को अगर कोन को वर्टिकली कट करे और हॉरिजॉन्टली कट करे
तो कैसा दिखेगा, इनमें से चॉइस बताना है। रेक्टेंगुलर कॉमा एलिप्स, ट्रायंगल कॉमा सर्कल, ट्रायंगल कॉमा स्क्वायर, सर्कल कॉमा ट्रायंगल, इनमें से कैसा दिखेगा। तो एक हमारा जो राइट सर्कुलर कोन होगा, कोन का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा इस तरह से होगा, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर कोन का हो जाएगा। अगर हम लोग ऊपर से नीचे कट करें, ये बिल्कुल वर्टिकल कट, तो कैसा दिखेगा ये हमें, ठीक है ना, ये हमारा एक ऐसा दिखेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, बात सुन रही, ये हमें ऐसे दिखेगा, ठीक। और ये वर्टिकल हर जगह, वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन। और अगर हॉरिजॉन्टल कट करें ऐसे, तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा हमें। तो क्या समझ में आया, ये हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक। ये एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया, कुछ करना नहीं है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हमें, ये एक हमें ट्रायंगल की तरह दिखेगा, ठीक है ना। हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें एक ट्रायंगल के टाइप का दिखेगा। तो ये जो सेक्शन होगा हमारा, इधर से ये ट्रायंगल दिखेगा, ये पार्ट हमें ट्रायंगुलर दिखेगा, और ये जो कट होगा तो ये हमें सर्किल दिखेगा ऊपर पे। तो ये हमारा इसके हिसाब से बी आंसर सही हो जाएगा। वर्टिकल करेंगे तो ट्रायंगुलर दिखेगा हमें, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो सर्किल दिखेगा उसके ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ करना तो है नहीं, ये ऐसी एक डायग्राम के हिसाब से था। ये अगला 22 क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ 23। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है, मगर ये भी सवाल जो है बच्चों को पहले समझने में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर its diagonals. If DBC is 55 degree and BAC is 45 degree, then BCD will be, चॉइस रखा 80 डिग्री, 60, 70 डिग्री एंड 110 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग फिगर बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का है और फिगर बनाते हैं तो समझ में आएगा ये, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है और एक ये हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हैं किसको कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो उसमें एक थ्योरम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि अपोजिट एंगल का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ए एंड सी को प्लस करके 180, बी एंड डी को प्लस करके 180, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आया। तो हम लोगों ने ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसमें बताया क्या कि ये जो ए सी है और ये जो बी डी है ये इसका डायगोनल्स है, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स है। कितनी बात समझ में। आगे दे रखा एंगल डी बी सी, ये जो एंगल है वो 55 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल बी ए
BAC, ये जो एंगल है 45 डिग्री का है, ठीक है। देन BCD, ये पूरा एंगल कितना होगा ये बताना हमें, ये सवाल है। कितनी बात सुन में फिगर से समझ में आया। एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें DBC 55 डिग्री है, BAC 45 डिग्री है, तो हमें BCD निकालना है। चॉइस इतने सारे दे रखे हैं, 80, 60, 70, 110, ठीक है। इसे हम करते हैं, फिगर बना दिया हमने, सोल्यूशन करते हैं इसको। सोल्यूशन में क्या दे रखा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से। एक चीज़ ये भी है, हम लोगों ने थ्योरम किया, ये मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एक एंगल जो सेंटर पे बनता है, ये जैसे इससे ये एंगल जो है और ये एंगल का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, यानी सेंटर पे जो एंगल होगा वो इस अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल का डबल होगा। अगर मान लो ये x है तो ये 2x हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन होता है, ये थ्योरम भी है हमारा। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये हम लोग जानते हैं, कर चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ज़माने से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं मैथ को लाइक करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग मैथ से डरते हैं या मैथ से दूर भागते हैं तो फिर उनको तो थोड़ा सा ये भी पता नहीं होगा। बहरहाल तैयारी करना है कंपटीशन के लिए, तो ये सब तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो क्या बता रहे थे कि ये डबल होता है। आगे चले हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे ले, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा इसके रेस्पेक्ट में, ये भी इसका आधा होगा। ये वाला एंगल जो है ना इस सेंटर पे बनने वाले, क्योंकि ये आर्क ले रहा है ना, कॉमन आर्क है, कॉमन आर्क पे एक सेंटर पे बनाया है, एक अल्टरनेट सेगमेंट पे बनाया है। तो ये जो एंगल होगा ये भी हाफ ऑफ एंगल ऑफ द सेंटर होगा, यानी इसका वैल्यू भी x हो जाएगा, ठीक है ना। कहती बस में ये इसी आर्क, यानी यहाँ से इसी आर्क पे हम अगर मैं इधर ले लूँ एक ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी x के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है। क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें कहीं पे भी बनेगा सेम सेगमेंट कहलाएगा। ये एक अलग सेगमेंट होता है ये आर्क, और ये इसमें कहीं पे भी बनाएंगे ना सम सेगमेंट में आता है। और जो सेम सेगमेंट में होगा उनका एंगल इक्वल होगा, और वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो ये सभी एंगल इक्वल हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। मैं बहुत सारे लिटरेचर में बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, उसे आप चाहें तो बार बार दोबारा से सुन सकते हैं जाके, मैं लिख भी दूंगा। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, मैं जैसे एक लिख देता हूँ, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एक कंसेप्ट है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल in the twice the angle in the alternate segment, ये एक थ्योरम था, ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसी में। इसके लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने क्या डेफिनेशन दिया, मैं लिख लीजिएगा, मैं मिटा दूंगा, ठीक है। पीछे वाला बच्चे दिख रहा है तो इसे नोट कर लो। मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। साइक्लिक किसको बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral whose all vertices are lies on the circumference of the circle is called साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हो गया। ये आप लोगों ने लिख लिया, इसे मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। ये पॉइंट तो लिख ही लिया आप लोगों ने। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट से भी बताया था हमने, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री तो जानते हैं 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं। कितनी बात में, ये तो हमने थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, कंसेप्ट इनरिच कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये तो कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ देख रहे हैं, ये जो एंगल है, ये देखिए, ये एक आर्क है, इस आर्क के रिस्पेक्ट में एक एंगल ये बन रहा है 55 का, और ये एक एंगल बनेगा इधर। कितनी बात सुन में, तो ये दोनों ही सेम सेगमेंट में, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट बनेंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में बन रहे हैं, तो दोनों का एंगल सेम आना चाहिए, ठीक है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ABCD फिगर बना हुआ, फिगर देख ही रहे हम लोग। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है ना। CAD जो होगा एंगल, वो DBC के बराबर होगा। DBC के टर्म में दे रखा है, यहाँ पे, यहाँ दे रखा है DBC, और वो 55 है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमने कंसेप्ट को यहाँ लिख दिया समझने के लिए, ठीक। तो ये दोनों एंगल, ये भी 55 हो गया। अब एंगल BAD, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BAD कितना हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, इस तरह से लिख सकते हो। BAD जो होगा BAC, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा ये BAD के बराबर हो जाएगा। तो BAC तो हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा, 45 डिग्री दे रखा है, और ये जो है 55 डिग्री है, CAD 55, यानी कि ये 100 डिग्री का हो गया। ये कितनी बात सुन में। आगे दे रखा है इनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल C, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। देखा, BAD ये एंगल पूरा और BCD ये एंगल पूरा, दोनों को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री होता है। अभी लिखा है था हमने कंसेप्ट, अपोजिट एंगल का सम सब 180 होता है। BAD, ठीक है ना, ये तो हमारे पास 100 डिग्री आ गया, और ये BCD है, ये 180, ठीक है ना। एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमारा 80 डिग्री का आंसर आ गया, और ये इसका जो आंसर होगा A आंसर हो जाएगा। कितनी बात सुन में। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो कंसेप्ट बेस है, और इसका एक अपना थ्योरम है, थ्योरम के रिलेशन से ये सब हम लोग करके दिखाते हैं। कितनी बात सुन में, कैसा लग रहा है। सवाल को हम तो करते रहेंगे, और आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे हम मैथ और साइंस कैसे पढ़ाते समझाते हैं और कैसे उसका सलूशन बताते हैं, ठीक है।
और मज़ा आएगा। आप पढ़ के देख ही रहे हो, देखो आपको मज़ा आएगा। अगर आप करियर को बनाना चाहते हो, मज़े से अच्छे से लगे और समझ में भी आए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, और अपने नियर एंड डियर को भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, चैनल तो जानते ही हैं, चैनल का नाम है ILCC अलीग्स क्लासेस, और मेरा नाम है साबिर अलीग। नंबर है फर्दर इंक्वायरी के लिए 7500331162। अगर कोई और जानकारी या कुछ पूछना करना या मशवरा करना है तो 9 बजे के बाद रात में फ़ोन करें। रात में 9 बजे के बाद मैं थोड़ा खाली रहता हूँ। नंबर वो जो 7500331162 वो मेरा नंबर है। ठीक है ना, और मुझसे ही बात होगी जब कॉल करेंगे तो। ठीक है, तो आप अपने वो जो बच्चे जो नीट जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ बताया है कि नीट जेई के लिए पूरा टीम है, कोर टीम है, एक शल है जो पूरा कंप्लीट काम करती है। उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, टीचिंग से लेके स्टाफ तक, मटेरियल डेवलप करने वाले तक, टेस्ट पेपर बनाने वाले तक। अभी हम लोग तो उसको आप चैनल देखेंगे, समझेंगे, अगर आएंगे। अगर आपको क्या है कि जब तक आप उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आप बड़े कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। ठीक है, और बड़े कंपटीशन को बीट करना बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर आसान भी नहीं है। उसके लिए एक रूटीन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, पंचुअलिटी होना चाहिए, और एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंडर में होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर गाइडलाइन के अंडर में होना चाहिए कि आपको बताते रहे कि अब आपको क्या तैयारी करनी है, अब आपको क्या तैयारी करनी है, कितना वक्त हो गया, कौन सा टाइम आ गया। ठीक है, बहुत ठीक है। ये पेपर देखिए, मतलब अब कराता हूँ क्योंकि क्या ना, बातें तो बहुत है, और बातें करूँगा तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो इसलिए आपके लिए जो मेन चीज़ है, ये वीडियो देखिए, समझिए, और कुछ नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें कुछ, आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और इससे हमारी एक व्यूवर्स, जानने वाले लोग बढ़ेंगे, एक हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। ओके, तो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 24, इसे नोट कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा। ठीक है, 24 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम लोग। और क्या दे रखा है ये, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चॉइस दे रखा है A0, B1, C2, 3, D3। ठीक है, कम से कम वैल्यू कितना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा का, कम से कम वैल्यू बताइए। तो सोल्यूशन दे रखा है, इसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। हम लोग क्या दे रखा है, ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू। इसको 3 cos स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 3 को हमने 2 cos स्क्वायर थीटा अलग कर दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये मिलेगा हमें sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होता है, पढ़ा होगा उसको, तो ये 1 आ जाएगा, और ये हमारा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 है प्लस cos स्क्वायर थीटा है। अब cos स्क्वायर थीटा को कैसे चेंज करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू cos का कितना ले सकते हैं, cos का मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। तो अगर हम लोग cos का वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 0 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। मिनिमम वैल्यू बताना है, इसलिए हम लोग cos का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो हम लोग ले रहे हैं। हम लोग कोर्स के हिसाब से cos का मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो 0 ले सकते हैं हम लोग।
तो मिनिमम वैल्यू इतना हो जाएगा। कितनी बार समझ में आई ये? आसान है ये भी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक तरीका है समझने का, उसे कर दिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। आप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 25 करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। ये 25 क्वेश्चन नंबर 25 मैंने लिखा। ये क्या दे रखा है? इफ एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म एंड increasing arithmetic progression, then sin b is equal to कितना होगा? sin b is equal to sin b निकालेंगे, यानी ये b एंगल का साइन निकालेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 1/2 √3/2 1/√2। इनमें से कौन सा आएगा? ये ए बी सी एंगल है, तो एंगल जो बी एंगल होगा, अगर बी को अगर साइन के टर्म में लें तो कितना वैल्यू आ जाएगा ये बताना है। मगर यहाँ पे बताइए, ये तीनों एंगल जो ना इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो जानते हैं, पीछे हम लोगों ने कोई क्वेश्चन किया, बताया भी है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सीरीज ऑफ द नंबर्स वेयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, देन दैट सीरीज ऑफ नंबर इज नोन एज AP। तो वो AP कहलाता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन कर रहे हैं, करके दिखाते हैं क्या करना है। इसमें सोल्यूशन दे रखा है ये A, B and C are in AP। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो देयरफॉर ये अगर हम लोग लेते हैं A, B, C, अगर हम B को मान लेते A, B का जो वैल्यू है A है, तो B से पहले जो होगा A माइनस D होगा, और B के बाद जो होगा A प्लस D होगा। ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है, हमने इसे माना 3, सॉरी इसको माना, B को माना 5, और 5 में से अगर मान लो D 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 3 5 7 ऐसे AP बन जाएगा। तो हम लोगों ने बीच वाला टर्म को A ले लिया, और D इधर माइनस करके प्रीवियस टर्म बना लिया, और प्लस करके सक्सेसिव टर्म बना लिया, नेक्स्ट वाला टर्म बना लिया। कहती बात सुन में? तो ये A माइनस D, A एंड A प्लस D, ये AP में आ गया। कहती बात सुन में? आगे चले, बोला क्या ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B, B प्लस एंगल C 180 डिग्री। ठीक है, A का जो वैल्यू है A माइनस D है, ये डाल दिया। B का वैल्यू जो है A है, और C का वैल्यू A प्लस D है। ये समझ में बात आ रही है? ये 180 हो गया। ब्रैकेट को खोलते A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो 3A इज इक्वल टू 180 एंड A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, A का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। A मतलब ये वाला वैल्यू। कितनी बात सुन में? अब हमसे बोला क्या कि साइन एंगल B, ठीक है ना, साइन एंगल B, और B का जो वैल्यू है A है, यानी कि 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। याद तो होगा वैल्यू, और इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ये B। कितनी बात समझ में आई? ये देखिए यहाँ पे कैसे दो चैप्टर को, यानी AP को ट्रिग्नोमेट्री के साथ को रिलेट कराया गया है। AP एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों को आपस में रिलेट करके सवाल बना है। ऐसे भी आते हैं सवाल, कंबाइन कर देते हैं, 2 यूनिट जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे बनाते हैं। कितना समझ में आई? ये समझ में आया तो नोट कर ले इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ इसको, 25 के बाद कराता हूँ 26।
ठीक है, आगे मैं कर रहा हूँ। ये क्या दे रखा है, ये अगला क्वेश्चन 26 नंबर। एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instant when their angle of elevation from the same observation point are 60 degree and 45 degree. Then the distance between the aeroplane are. बोला कि एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर के ऊंचाई से चला जा रहा है। एक ऐसा इंस्टेंट आता है जो उसके जहाँ जब वो होता है 3000 मीटर पे, वो ठीक उसके नीचे भी एक एरोप्लेन होता है, एक एरोप्लेन उसके नीचे भी जस्ट नीचे होता है और वो उसके ऊपर होता है उस वक्त। एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से जब उन दोनों प्लेन का एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ऊपर वाले का 60 डिग्री दिखा रहा है, नीचे वाले का 45 डिग्री दिखा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री दिखा रहा है। तो बताना कि उन दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। आंसर दे रखा चॉइस में 1000, 1100 मीटर, 1268 मीटर, 1350 मीटर। ठीक है ना, ये समझ में बात आई। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं, सपोज करते हैं कि जो एरोप्लेन है ये ऐसे जा रहा है, ये इसका एरोप्लेन है, ये जो ऊपर 3000 के मीटर से जा रही है। थोड़ा सा आर्ट बना रहा हूँ, देखना हूँ कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ठीक उसी टाइम पे ये हमारा ग्राउंड से 3000 के हाइट पे है। इसकी जो हाइट है 3000 मीटर पे है। ठीक है, इसको प्लेन को ए नाम दे देते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम पे ये दूसरा एक प्लेन इसके नीचे चला जा रहा है, ये दूसरा प्लेन को बी नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये बी है, ये ए है। ठीक है, इनके बीच का जो हाइट है या गैप है वो हमें बताना कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए रख ले दिया, इसको हम लोगों ने बी ले लिया। ठीक है, और बिल्कुल वर्टिकली लाइन खींच दिया तो यहाँ पे हम लोगों ने सी ले लिया। ठीक, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से निकालते हैं। मैं ज़रा क्वेश्चन को इधर से मिटा देता हूँ, ये सब मिटा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, सब डेटा हम दे देंगे। क्वेश्चन तो समझ में आया क्या? ये चॉइस भी याद हम बता देंगे। एक पॉइंट से जो है, सपोज इस पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका निकालते हैं ऊपर वाले का, तो ये 60 डिग्री का देता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स। तो ऊपर वाले का प्लेन का तो 60 डिग्री है और नीचे वाले प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा 45 डिग्री है। इस पॉइंट को हम लोग डी ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि इसका ये जो है ना, ये हाइट, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। हम लोगों ने फिगर के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आर्ट जितना भी है, जितना भी ड्राइंग आता है, मैं उस हिसाब से इतना तो बना ही दिया कि बात समझ में आ गई। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है। बहुत लोगों को आर्ट अच्छे होते हैं तो ड्राइंग अच्छा बन जाता है, लेकिन मेरा तो ऐसे ही है। ठीक है ना, तो समझ में आ रही बात। आगे चलते हैं हम लोग, इसे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा हम लोग, ठीक है ना, ये हमारा ट्रायंगल है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं इस पॉइंट को, ऐसे समझने के लिए। ए भी यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, 10th क्लास का है, 8 चैप्टर नंबर 8 है, 9 है। एनीवे, तो क्या बताया कि
जब भी कभी दो ट्रायंगल बनते हैं, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसका जब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो आमतौर पे जो हमारे लेवल का है वो दो ट्रायंगल कॉम का आता है। हम जब उसको फिगर ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल बनते हैं। उन दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में शिफ्ट करने के लिए एक कॉमन साइड आता है, एक कॉमन साइड आता है। उसी कॉमन साइड से हम लोग दूसरे ट्रायंगल में शिफ्ट करते हैं, एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में, और जो पता करना होता है उसे हम लोग पता करते हैं। अब क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक A to C 3000 ये गिवन है हमारा, और अगर हम लोग ACD ट्रायंगल लेते हैं तो एक ट्रायंगल तो हमारा ACD बन जाएगा और एक ट्रायंगल हो जाएगा BCD, ठीक है। अब BCD में ACD एंड BCD में CD कॉमन साइड है, CD दोनों में है, ACD में भी है एंड BCD में भी है, तो CD कॉमन साइड है। तो एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में अगर शिफ्ट करना है तो CD का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम ओरली बताते फिर करके दिखाऊंगा। इस AC का तो वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग CD निकाल लेते हैं। कितनी बात सुन रही, CD का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब एक साइड और एक एंगल दिया होता है तो कोई भी साइड का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। किसी भी क्या चाहिए, एक साइड और एक एंगल, तो एक साइड दे रखा है, एंगल दे रखा है, इसका हम लोग ये CD निकाल लेंगे। CD के हेल्प से हम लोग निकालेंगे BC, ठीक है ना। CD का वैल्यू पता है और ये एंगल पता होगा छोटे वाले ट्रायंगल में BCD में, तो CD से हम लोग BC निकाल लेंगे, और जब BC का हाइट पता चल जाएगा तो इस AC में से BC का माइनस कर देंगे तो वो AB निकल के आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गया। अब मैं करके दिखा देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं मगर करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है ना। AC अपॉन CD, ये यहाँ पे 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। ये एंगल है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट साइड बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC अपॉन CD, ये tan होता है tan 60 का, ये बड़ा वाला जो ना tan 60 का एंगल था। tan 60 का वैल्यू होता है √3, याद तो होगा ही वैल्यू, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, मैं किसी वक्त बता दूंगा, किसी और उसमें लेक्चर में पूरे टेबल को बना के दिखा दूंगा। फिलहाल तो अभी मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ, ठीक है, आप भी याद करिएगा। तो CD निकालना चाहते हैं हम लोग, तो ये हम लोग CD को वहाँ ना √3 यहाँ रहेंगे, तो CD इज इक्वल टू AC अपॉन √3, ये 3 यहाँ √3 यहाँ आ गया। CD का वैल्यू है हमारा, AC का वैल्यू है 3000 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 √3 मीटर। ये हमारा CD का वैल्यू हो गया रेशनलाइज करके। अब लेते हैं इन ट्रायंगल BCD, ठीक है ना, BCD, BC अपॉन CD, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, tan थीटा ये भी आ जाएगा, tan 45 डिग्री, ठीक है ना। tan 45 का वैल्यू पता है 1 होता है ये, तो क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा, और CD का वैल्यू हमारा कितना है 1000 √3 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1000 इंटू 1.732, 1000 जब मल्टीप्लाई करते हैं 1732 मीटर आ जाएगा ये। तो ये BC का, ये BC यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमें AB चाहिए, सो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC का वैल्यू है 3000, BC का आया है 1732, माइनस करेंगे 1268 मीटर। AB ये हमारा आ गया, यह हाइट ऑफ द और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, और ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इज इक्वल टू 1268 मीटर। ये हमारा हो गया। कितनी बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, फिगर बनाने की बात होती है। अब ये तो ज़ाहिर है हम सोल्यूशन बनाएंगे तो हम आराम से इसको फिगर बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जब कंपटीशन में होता है तो उस वक्त जल्दी होता है, तो जाहिर है जल्दी में तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होता है, ठीक है।
इसका एक हम लोगों ने शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो उस फॉर्मूले में डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या है ये कि अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट को कैपिटल एच ले ले, यहाँ से पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक कैपिटल हाइट, ठीक है ना, कैपिटल एच ले लिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना स्मॉल एच ले लिया। ऐसे बहुत सारे फिगर का ऐसा डायग्राम बनता है। जैसे याद होगा एक स्टैचू है, एक पेडेस्टल पे स्टैचू बना है, तो इस स्टैचू की एक अपनी हाइट होती है, उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेंगे तो डायग्राम ऐसे ही आएगा। ये पेडेस्टल है, यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, टॉप का बॉटम का लेंगे तो ऐसे ही डायग्राम उसका ही बनता है। जैसे एक फ्लैग होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो बिल्डिंग की अपनी एक हाइट होती है और फ्लैग मिला के टोटल हाइट यहाँ तक हो जाता है, ठीक है ना। फिर एक पॉइंट से फ्लैग के टॉप का, फ्लैग का बॉटम का, या फ्लैग का टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, ऐसे ही डायग्राम बनाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जिसका डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनता है। बोलने को, कहने को, पूछने को तरीका अलग है, लेकिन डायग्राम बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। तो इसमें जो है एक हम लोगों ने रिलेशन शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका। जब भी किसी क्वेश्चन का ऐसा फिगर बनेगा तो क्या रिलेशन होगा, इस स्मॉल एच यानी कि ये हाइट, ये जैसे हाइट ऑफ द फ्लैग है, हाइट ऑफ द स्टैचू है, यहाँ पे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन था, और ये टोटल हाइट ग्राउंड से कैपिटल एच, और ये दो एंगल है, एक को हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा छोटा वाला एंगल ले लेते हैं, बीटा बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से इसे हम लोग बना रहे हैं। देखते हैं इसका जो एक शॉर्टकट फार्मूला है, उस फार्मूले को बना और करते हैं, उस पर शॉर्टकट फार्मूला लिखता हूँ, फिर उस पर डाल के वैल्यू को उसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं आंसर कैसे आता है। तो फार्मूला क्या दे रखा, पहले मैं मिटा दूँ इसे। ये शॉर्टकट फार्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या है दे रखा है का, ये कैपिटल एच जो है, कैपिटल एच टोटल हाइट, स्मॉल एच tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है ना। यहाँ बीटा जो एंगल है ग्रेटर देन अल्फ़ा है, जो एंगल होगा तो जो बड़ा एंगल बनेगा वो बीटा लेंगे और जो छोटा एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल होगा। इस फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट फार्मूला ही है, ठीक है ना। इससे स्मॉल एच कैपिटल एच में रिलेशन, ये दो एंगल का रिलेशन, ठीक है, इससे हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मैं करके दिखाता हूँ, इसमें क्या दे रखा है, कैपिटल एच दे रखा है 3000, स्मॉल एच निकालना है, tan बीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री और tan बीटा 60 डिग्री, tan अल्फ़ा 45 डिग्री, ठीक है ना। ये दे रखा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के हिसाब से अल्फ़ा 45 डिग्री है और बीटा जो है 60 डिग्री है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। 3000 ये एच है, 60 का वैल्यू कितना होगा √3, tan 60 का वैल्यू √3, फिर यहाँ हो जाएगा tan 45 का 1, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ये। इसको इधर क्रॉस कर देंगे, 3000 √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 इंटू एच। एच अगर निकालना है हम लोग, एच निकालते हैं हम लोग, तो एच इज इक्वल टू 3000 √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये नीचे चला गया √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3000 और √3 माइनस 1 √3 अपॉन 3, ठीक है। इसे कैंसिल कर देंगे, 1000 आ जाएगा, और ये जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो 1000 और ये 3 माइनस √3 आ जाएगा। ये जो है 1000 है और ये 3 माइनस √3 का वैल्यू था 1.732, 3 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो कितना बचेगा हमें, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 और ये आएगा 1.268, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1268 मीटर। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड का मतलब कि इस तरह के कोई भी फिगर बनता है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, रफ एक डायग्राम बना लेंगे, रफ डायग्राम बना, जैसे हमने बताया फ्लैग का, स्टैचू का, और भी बहुत सारे, तो उसका अगर हमें रफ डायग्राम बनाने के बाद समझ में आया कि ये इस तरह का फिगर बन रहा है, तो ये कैपिटल एच यानी टोटल हाइट और इसके बीच का ये रिलेशन
इससे आपको पूरा इतना करना नहीं है कि हमने ये डायग्राम बनाए, ये निकाला, वो निकाला, कुछ नहीं निकालना है। इस तरह के शॉर्टकट इस फॉर्मूले पे हम लोग कर सकते हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन के लिए यूज़ हो जाएगा। अब स्मॉल एच दिया हो, कैपिटल एच भी निकाल सकते हैं। एंगल, एक दो एंगल हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है, एक एंगल दिया हुआ दूसरा एंगल पूछ सकता है। तो जैसे मान लो बड़ा वाला दे रखा, छोटा पूछ सकता है, छोटा दे रखा, बड़ा पूछ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हम बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले का इस तरह का जनरल फिगर हमने बनाया है, एक जनरल फिगर बहुत सारे के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आप करके देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में भी है और इस तरह से बहुत सारे जो आप लोग रिफ्रेशर लेते हैं, उस रिफ्रेशर में जो एप्लीकेशंस हैं उसका फिगर बनाइए, इस फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये फार्मूला याद रहेगा और आसानी से कर सकते हैं। कितनी बात में अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद, ठीक है।